जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के सेकंड शिफ्ट के उत्तरमाला के लिए आप देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आइए हम देखते हैं प्रश्नों की तरफ। उत्तरमाला को यह उन दोस्तों को जरूर शेयर करिए जो पेट परीक्षा देकर आए हैं, जिन्हें उत्तरमाला की आवश्यकता है, जो प्रश्नों के उत्तर मिलाना चाहते हैं, तथा जो कल परीक्षा देने वाले हैं उन्हें भी शेयर करिए ताकि वो ये जान सके किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तथा कैसे प्रश्न बनेंगे। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासनकाल की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो चलिए हम देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर यह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या बदलाव हुए, क्या हमारे यहाँ सिस्टम हुआ, जरा उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। डी, अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया जाए। ऐसा तो बिल्कुल फैसला नहीं अंग्रेज करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाना तथा नीतियों को समाप्त करना ऐसा भी नहीं, धार्मिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों, वो आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन आप उत्तर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सही लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे आप। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? पृथ्वी का कौन सा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। यहाँ पर जो है जल निकाय की बात की जा रही है, अंतःस्थलीय जो लैंडलॉक है, तो यहाँ पर कैस्पियन सागर सही हो जाएगा आपका, कैस्पियन सागर। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है, सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर में से कैस्पियन सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर आप याद रखेंगे, और इस ऑप्शन को अगर आपने कैस्पियन सागर लगाया तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? दोस्तों कल हमने प्रैक्टिस सेट में परसों भी इस प्रश्न को रिवीजन कराया था, आपको बताया गया था। मात्र 20-20 मिनट के वीडियो में 10-10 पन्ने का जो है पीडीएफ था, जिसमें आपको दिया गया था 20-20 मिनट के वीडियो में हमारे परीक्षा में कम से कम 8 से 10 प्रश्न। बड़े बड़े चैनल पर आप सुनते होंगे हमारे 4 प्रश्न फंसे, हमारे 5 प्रश्न फंसे, जो कि मैंने आपको केवल गेस्ट पेपर करके प्रैक्टिस सेट टाइप का तैयार किया था, कुछ प्रश्नों का कलेक्शन बना करके जो है, उसमें से आपको मात्र 8 से 10 प्रश्न हूबहू परीक्षा में छपे हैं, जिसमें से ये भी प्रश्न एक है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद, इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी था पूरा। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, जो उनकी बाद स्वतंत्रता अधिनियम आता है, और सी राजगोपालाचारी हमारे जो है भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। चलिए इसका उत्तर सी आप टिक करेंगे, आप सी लगा देंगे, आपका एकदम सही उत्तर होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? बर्मा को भारत से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था, इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन नंबर सी मिंटो मार्ले सुधार, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। बर्मा को भारत से अलग करने का अधिनियम, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, ये प्रश्न आपको पढ़ाया भी गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 एकदम सही ऑप्शन है। इसको अगर आपने टिक किया है तो आपका निश्चित रूप से 1 नंबर यहाँ आपका कलेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। अगर आपने सी टिक किया है तो आपका 1 नंबर यहाँ बनता है मोहन सिंह। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, डी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे आप, मध्य प्रदेश। अगर आपने बी टिक किया है तो 1 नंबर आपका यहाँ सही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न आपका है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का खाली स्थान है क्या कहा जाता है? जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है तो इसे मानसून का, ऑप्शन नंबर 1 दिया है अंत, विश्राम, प्रस्फोट या फटना या परीक्षण। आप जानते हैं कि अचानक वर्षा बढ़ जाना और कई दिनों तक वर्षा जारी रखना। आपने सुना होगा कि बादल फट गया है, मानसून फट गया है, इसे प्रस्फोट कहा जाता है, बर्स्ट कहा जाता है, बर्स्ट। इंड तो कह नहीं सकते, विश्राम कह नहीं सकते, परीक्षण कह नहीं सकते। जब लगातार बरसात हो रही है तो इंड का कोई सवाल ही नहीं होता है, विश्राम का भी नहीं, परीक्षण का भी नहीं। यहाँ पर सीधा आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्फोट। चलिए हम अगले सवाल। अब यहाँ पर देखिए, सीधा परीक्षा में पूछ लिया गया सवाल, GMT का पूर्ण रूप क्या है? कल हमारे प्रैक्टिस सेट में भी हमने इसको बताया था, GMT का पूर्ण रूप क्या है। सीधा ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बताया गया था, जो है कैसे क्या है। यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम आप देख रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम ऑप्शन नंबर ए है ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच मिड टाइम, गोल्ड मीन टाइम। आप सही ऑप्शन चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनविच मीन टाइम। अगर आपने चयन किया तो ये आपका उत्तर सही होता है यहाँ पर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? 1000 लोगों पर जीवित, जितने 1000 लोगों पर ऐसे जीवित जन्म, जो बच्चे पैदा हुए हैं, बर्थ हुई है, वो जीवित हैं, उनकी संख्या को क्या किस नाम से जानेंगे? इसको जनसंख्या में किस टर्म से बोलेंगे? प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, क्रूड यानी अधोषित प्रजनन दर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी सेलेक्ट करेंगे, क्रूड या अधोषित प्रजनन दर। ये क्रूड या अशोधित प्रजनन दर। चलिए इसका हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ से देखेंगे, नाइनटीन 1969 में कुल कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में कुल कितने निजी बैंक? प्रश्नों को बड़े आराम से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका उत्तर आपको तब पर याद आ जाएगा स्वतः। अगर आपने कभी भी प्रश्न को पढ़ा है या उत्तर को देखा है तो एग्जाम हॉल में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें आप हड़बड़ाएंगे। आराम से आप जो है प्रश्न को पढ़ेंगे, उत्तर आपको निकल के आएगा। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? ऑप्शन नंबर डी आप सेलेक्ट करेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। किस सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योग आरक्षित थे? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद खाली स्थान उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, बी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सी मेट्रो परिवहन, डी संचार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगर आपने टिक किया तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए 13वां प्रश्न हमारा है, खाली स्थान दिया है, योजना आयोग के बारे में पूछा है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग जैसे कि आप जानते हैं जनवरी 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, पहले ये योजना आयोग था। तो इसके जो है अंतिम उपाध्यक्ष जो है कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, श्री आर.पी. सिन्हा, श्री श्यामल घोष, श्री विनय कोहली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक अगर किए हैं तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हम थोड़ा प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा थोड़ा समय बचे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? अगर आपको हिंदी समझने में समस्या आई तो तुरंत आप इंग्लिश के शब्द को ध्यान देंगे। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर, आप तुरंत समझ गए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इस स्थिति में प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तुरंत आप प्राथमिक क्षेत्र को लगाते हैं क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हमारे यहाँ अधिकाधिक मात्रा में लोग लगे हुए हैं। कृषि में, तमाम उत्पादन में, खनन में, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? इस ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर है पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक थे भारत में, जो है इन्होंने पंजाब को जो है हरित क्रांति के लिए चुना था पहली बार। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद आप देख रहे हैं, आर्टिकल नंबर 29 अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा संविधान संशोधन से संबंधित डीपीएसपी से संबंधित है। बहुत ही आसान प्रश्न आप देख सकते हैं। डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न जो है इसमें है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए मादक पेय और ड्रग्स की खपत को प्रतिबंधित करना, बी सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। यहाँ पर आप देखते हैं सामान्य न्याय की बात कही गई है 42वें संविधान संशोधन में। सबके लिए बराबर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा 42वें संविधान संशोधन में की गई है। अगर आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर होता है और 1 नंबर आपका यहाँ बनता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा अगला 18वां प्रश्न है। संविधान से संबंधित इस पाली में प्रश्नों को काफ़ी समावेशित किया गया है, आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है? पहला ही ऑप्शन ए सभी है, बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, ये भी सही है।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भी आपका सही हो जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी उसकी आपकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना तो बिल्कुल हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये सभी आपका सही हो जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सभी अम्लों, 19वां प्रश्न यहाँ देखेंगे, 19वां प्रश्न है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं। सभी अम्लों में समान तत्व हैं, कौन सा इसमें से ऐसा है जिसमें सभी जो है समान तत्व पाए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन। ऑप्शन को काफ़ी उलट फिर इन्होंने किया है, इनमें से कोई नहीं है, पहले डी पर होता था जिसको अब इन्होंने ए पर ही रख दिया है। ये सभी ऑप्शन डी पर होता था, अब इन्होंने ए पर ही रख दिया है ताकि पहले ही बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, पहले ही विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाए। तो आइए इसको ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सभी अम्लों में समान तत्व है, इसका उत्तर हो जाएगा, आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। अगर आपने हाइड्रोजन ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है। आइए बहुत ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आपका, इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि किस तरह से ये प्रश्न है। ये है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन, खाली स्थान दिया हुआ है। नॉन स्टिक बर्तन के बारे में आप जानते होंगे। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, बर्तन में क्या लेपित किए जाते हैं? टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, टेफ्लॉन लगाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं होगा, काले रंग, पीवीसी नहीं, टेफ्लॉन। पीवीसी की पाइप होती है, प्लास्टिक, ये नहीं, टेफ्लॉन। यहाँ अगर बी आपने लगाया है तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। आप थोड़ा से ध्यान देंगे, प्रश्न बिल्कुल बन जाएंगे। थोड़ा सा हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहली पाली और दूसरी पाली में, दूसरी पाली के कुछ प्रश्नों को कठिन किया गया है, संविधान के प्रश्नों को काफ़ी समावेशित किया गया है, डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लिए गए हैं। अनुच्छेद 245 फिर भी आप इन्हें बना सकते हैं, बहुत ही कठिन नहीं है। अनुच्छेद 245 के अनुसार खाली स्थान संसद का कार्य है। संसद का कार्य क्या है? अनुच्छेद 245 के अनुसार सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्र करना। अनुच्छेद 245 के अनुसार सरकार का क्या कार्य है? आइए इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 245, आप सरकार का काम जानते हैं। सरकार, संसद का कार्य जो पूछा जा रहा है, ये सरकार की आलोचना करना तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे। शासन करना, कानून बनाना, संसद विधायी शक्तियां अपने पास रखती है, कानून का निर्माण करती है संसद जो है, ये ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, कानून बनाना। अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सरकारिया आयोग से संबंधित। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही आप कई बार चर्चा में आया हुआ प्रश्न है। जब इस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में रिपीट करते हैं, जिन्हें हम कई बार देखे रहते हैं, तो देखने के बाद यकीन मानिए दोस्तों उत्साह दोगुना हो जाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सही करके आए होंगे। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से, बैंक और वित्तीय से। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंध से। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत ही सरल प्रश्न, आप इसको आसानी से बना पाए होंगे जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। 1 नंबर सुरक्षित होता हुआ आपका। प्रकाश वर्ष खाली स्थान का माप है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। वर्ष समय जैसा प्रतीत होता है किंतु प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, प्रकाश की गति, हवाई जहाज की गति, इनमें से कोई नहीं। भ्रमित करने का पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर तारकीय दूरी यानी दूरी का मात्रक डी सेलेक्ट किए हैं। आपका 1 नंबर यहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला गणित का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। गणित वाले सर से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिए गए हैं जिन्हें आपको बताया जा रहा है। आप इन प्रश्नों को अपने उत्तर जो है प्रश्न पुस्तिका से मिलान कर लेंगे, देखेंगे कि आपने किन प्रश्नों को हल किया है। यहाँ पर जीएस के प्रश्नों को पूर्ण विश्लेषण के साथ बताया गया। अगला देखिए 24वां प्रश्न आपका बनता है गणित का। 24वें प्रश्न का उत्तर आपका, अगर आपने 7.9 लगाया है
तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉल्व करना संभव नहीं, इसको कक्षा में विस्तृत जो है बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल अगर आपने 24वें का जो ये समीकरण दिया है, इसको सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करके आपने 7.9 लगाया है, तो आपका 1 नंबर यहाँ सुरक्षित होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह से कुछ है, 25वां। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। परसेंटेज से संबंधित सवाल, बहुत ही आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, बिल्कुल इसको हल कर पाएंगे। इसका उत्तर जो है बताया गया बी 5% जो है गणित वाले सर द्वारा 5% इसका उत्तर बताया गया। आप इसको चेक करेंगे, अगर आपने 5% लगाया है तो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जो है गणित और जीएस दोनों मिक्स करके यहाँ दे दिया इन्होंने। 26वां प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। आप इसका प्रश्न बड़े ही आसानी से लगा पा रहे होंगे। चूहा, व्हेल, डॉल्फिन, हाथी। तो चूहा, व्हेल, डॉल्फिन, हाथी। आप देख रहे होंगे डॉल्फिन एक स्तनधारी है जो सबसे बुद्धिमान है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा भी बहुत ही आप देख रहे हैं जो है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। जूलॉजी से संबंधित प्रश्न जो है, ये देखिए बॉटनी जूलॉजी आप पढ़ते हैं, उससे संबंधित प्रश्न। पौधों का विकास जो है बॉटनी में क्या है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। केवल प्रकाश की गुणवत्ता से, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप टिक करेंगे कि पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता भी चाहिए, उचित मात्रा भी चाहिए, एक निश्चित अवधि तक चाहिए। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, एकदम सही आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में एक पद दिया हुआ है, भिन्न कुछ हैं, इनमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। सबसे बड़ी भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी है। दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ी भिन्न आप यहाँ पर देखेंगे 11/13। आप अगर आप टिक किए हैं तो इसका उत्तर सॉल्व किया गया। 11/13 आ रहा आपने सॉल्व किया होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आपका हो रहा होगा, 11/13। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, करड़ी का सलूशन है, अंडर रूट का जो है सलूशन है। इसका जो है 9 √9 - 4 √5 आप यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे हैं, √5 - 2 अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो ये भी आपका सही होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है, हम जीएस के प्रश्नों को याद करेंगे, उनका हम आपको विस्तृत विवरण बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट कर सकते हैं। मैथ के प्रश्न तो आपको सलूशन करने ही पड़ेंगे परीक्षा में, मैथ और रीजनिंग के, लेकिन जीएस के प्रश्नों को आप ध्यान देंगे, हो सकता है अगली परीक्षा में इनके ऑप्शंस रिपीट से प्रश्न बना दिए जाए। तो जो भी आपके दोस्त या मित्र या भाई बहन परीक्षा देने गए हैं उन्हें आप इस क्लास को शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी उत्तर पर आपको समस्या समझ आ रही है तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करें और बताएं, उसका आपको तुरंत निराकरण करके बताया जाएगा। चलिए हम समय कम लेते हुए आपका जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। 30वां प्रश्न आपका है, 308, 125, 45, 120, 102 का औसत है, एवरेज जोड़ करके तुरंत कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। गणित में इस तरह से करके तुरंत इसका उत्तर निकाल लिया जाता था, तो आप इसको निकाल पाए होंगे। अगर आपने हल किया होगा तो इसका उत्तर आपका 140 आ रहा होगा, जो कि सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अस्थावर का विलोम है। अस्थावर, अस्थावर माने ये देखिए, अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम आप यहाँ पर लगाएंगे जंगम। विलोम पूछा गया, अर्थ नहीं पूछा गया है, इसका विपरीतार्थी क्या है, जंगम हो जाएगा।
लीजिए अगले प्रश्न में हिंदी का मुहावरा है जो काफ़ी बार आपने सुना होगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। शब्दों के अर्थ पे ना जाते उसके भाव को, मुहावरे में भाव का अर्थ देखा जाता है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अगर बिल्ली है, भय उससे पैदा हो रहा है, दूध पी रही है, आपके भोजन को नुकसान कर रही है, तमाम चीज़ें, जैसा एक भाव है तो उसे यहाँ पर है कि भय का समय, यानी मुहावरा है तो भय का समय शुरू होते ही अंत कर देना चाहिए। भय का शमन जो है भय उसका शमन शुरू होते ही अंत कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। बड़े ही आराम से आपको प्रश्न हल कराए जा रहे हैं दोस्तों, आप इनको इत्मीनान से मिलाइए। हमारे चैनल पे कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई जो है ये आया वो आया, तमाम चैनलों पे तमाम टीचर चिल्ला चिल्ला कर उस तरह से हम आपको नहीं, बड़े ही शालीनता से हम आपको इस प्रश्नों को बता रहे हैं। आप देखिए, अपने कॉपी में मिलाइए। अगर आपका विकल्प सही है तो सही टिक करिए, गलत है तो उसको आप जो है मार्क करिए और देखिए क्या कमी रह गई, कोशिश करिए। वैसे जिस तरह के प्रश्न बनाए गए मुझे उम्मीद है कि आपने एक अच्छा स्कोर हासिल किया होगा। 33वां प्रश्न हमारा है जो है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सुधन अल्प, दूसरा है स्वधन अल्प, सुधन अल्प, सधन अल्प। तो यहाँ पर अगर आपने सुधन अल्प डी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में भी देखते हैं कि इसी तरह से जो है हिंदी का प्रश्न है। इति इति और इति का सही अर्थ भेद है। इति और इति का सही अर्थ भी, इति सिद्धम देखते हैं अंत में बोलते हैं माने समाप्त हो गया, और इसी तरह इति माने विघ्न माने समस्या आ गई। तो समाप्ति और विघ्न दोनों की बातें कही गई है। इति सिद्धम माने अंत में बोलते हैं, आप ध्यान दीजिए इसको, और इति माने विघ्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपने बी टिक किया है तो निश्चित आपका 1 नंबर यहाँ पर कलेक्ट होता है। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 35वां प्रश्न है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो है एक जो है कोट दिया गया है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है आप इसको जानते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसानी से हल कर सकते हैं, जो लगभग सबका सही होना चाहिए। आस्तिक। जो नहीं विश्वास करता है नास्तिक, विश्वास करता है आस्तिक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़। अगला प्रश्न है अंग्रेजी का 36 से 37 तक के लिए अंग्रेजी का इंग्लिश का कुछ पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में जो है वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ बताया गया है। वैलेंटाइंस डे इज आल्सो ग्रेट डे टू अनाउंस योर लव वगैरह सारी चीज़ें हैं। बहुत ही इसमें तो आपको इंटरेस्ट आया ही होगा। फिर भी देखिए आपने क्या कितने प्रश्न सही किए हैं, आइए वो जानने का प्रयास करते हैं। जो है परीक्षा बनाने वाले भी जो है बच्चों के मन का ही पेपर सेट करने लगते हैं कभी कभी। आइए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। पैसेज के अनुसार जो है स्कूल टीचर जो है स्कूल, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट टू देयर टीचर। ऑप्शन नंबर ए ज्वेलरी, ऑप्शन नंबर बी चॉकलेट्स, ऑप्शन नंबर सी थैंक यू कार्ड्स, ऑप्शन नंबर डी बलून्स। तो यहाँ पर आप जो है थैंक यू कार्ड जो है पैसेज के अनुसार आपने क्या गिफ्ट दिया है उससे मतलब नहीं है, पैसेज के अनुसार जो है सी ऑप्शन थैंक यू कार्ड्स अगर आपने लगाया है तो आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 37 नंबर का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली ए हॉलीडे। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोबेबली यस, ऑप्शन नंबर सी नो, ऑप्शन नंबर डी नॉट स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर देखिए पैसेज के अनुसार हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी
नो। अगर आपने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया है, वैलेंटाइन डे एक हॉलीडे नहीं है, तो आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जो है, ध्यान देंगे, 38वां प्रश्न। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। टेम का करेक्ट सिनोनिम सेलेक्ट करिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है एनिमेटेड, डोसाइल, स्पिरिटेटेड, फ्री। इसका जो है क्या है, आइए देखते हैं। पैराग्राफ के हिसाब से आप देखेंगे इसको, जो है टैम का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा डोसाइल। अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है बी, ये डोसाइल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का करेक्ट एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है। फ्री, मीन, टैर्डी, एडवेंचरस। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा टैर्डी। अगर आपने सेलेक्ट किया है बी, जो है रैपिड माने बहुत तेज होता है, फास्ट, तो इसका हो जाएगा टैर्डी एंटोनिम्स। तो बी अगर आपने टैर्डी सेलेक्ट किया तो सही उत्तर है। 40वां है, गिव द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। दिए गया एक स्टेटमेंट है, सब्सटीट्यूशन है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपको देना है। आइए देखते हैं। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर और पैन। देखते हैं, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो इसका क्या है, ऑर्फन, स्टोइक, मर्सेनरी, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, स्टोइक जो है। इंग्लिश वाले सर द्वारा ही बताया गया ये सब ऑप्शन है। अगर आप इनको मिलाइए, अगर आपने सेलेक्ट किया है तो निश्चित ही आपका 1 नंबर यहाँ से बनता है स्टोइक। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। आइए, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आ गया, जो कि पिछले पेपर में भी दिया हुआ था। इस पेपर में भी रीजनिंग का प्रश्न इसी तरह का सेम वो भी लगभग प्रश्न था, थोड़े से जो है चीज़ें बदली थी। एक तस्वीर, 41 नंबर का प्रश्न है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पुत्र की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आप टिक करेंगे, ये जो है आप इसको हल करेंगे रीजनिंग में। तो बेटा, भांजी, भांजा, मामा। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो है 42 नंबर का प्रश्न हमारा है, दोनों कथनों को पढ़ें। कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, इसको आप इस तरह से देखेंगे। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। बात तो सही है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। देखते हैं क्या होता है। कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। आइए देखते हैं क्या यहाँ पर है। पहला, अब ये तो 2 कथन हो गए। ए, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। बी, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। सी होता है, कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। डी होता है, कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। सरकार जब जो है, आप जानते हैं कि सरकार ने हाल ही पर लैपटॉप में जो शुल्क बढ़ाया है, जिसके कारण लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आप चयन कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपने ऑप्शन नंबर सी चयन किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ये। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है इंग्लिश से है। इंग्लिश में एक जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बारे में इंग्लिश में क्या, इसी का ट्रांसलेशन है, सॉरी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो आप जानते हैं रामायण की जब बात आती है तो रामायण में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है एक देश जिसका नाम है नेपाल। इसका ऑप्शन आप पढ़ रहे होंगे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान।
तो नेपाल से हमारा शुरू से ही रोटी बेटी का संबंध है जो है। तो नेपाल के बारे में आप ध्यान देंगे। रामायण जो है ऐतिहासिक नेपाल जहाँ पर जो है सीता जी के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी नेपाल यहाँ पर सही हो जाएगा। रामायण सर्किट जो है इसमें नेपाल और भारत के बीच में हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44वां प्रश्न है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दिया है? तो इसमें भी आप देखते हैं कि भारत और नेपाल के देशों के रिश्ते के बारे में बात हो रही है। तो भारत ने यह जो है इस तरह की मदद जो है नेपाल की है, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ही अगर आपने नेपाल ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो 1 नंबर आपका सही होता है। 45वां प्रश्न आपका होता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत है कौन सा, डिफरेंस है? आइए देखते हैं जो है इसमें कौन सा असंगत है। 701, 101, 301, 401। अगर आपने 401 विकल्प चयनित किया है तो आपका उत्तर सही है। 46वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2006 को यदि रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? इसको जो आप रीजनिंग में हल करेंगे तो आपका उत्तर अगर डी शुक्रवार आया है तो बिल्कुल सही है। इसको टिक कर लेंगे अगर आपने इसको लगाया है तो 1 नंबर आपका यहाँ सुरक्षित होता है। आइए अगला रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो गया है। रीजनिंग के उत्तर आपको रीजनिंग वाले सर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें आपको बताया जा रहा है। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ADUJWA इसको पढ़ाने क्योंकि कोड है के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाता है? तो यहाँ पर अगर आपने एक ऑप्शन देख रहे हैं EOFGTC, TGGFDE, सी ऑप्शन है EFFTEC, डी है TCEFFE। अगर आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर बी पर आप देखते हैं TGGFDE, तो आपका सही उत्तर है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो कर्नाटक सरकार ने जो है काशी यात्रा के लिए 5,000 की सब्सिडी देना शुरू की है। दक्षिण भारत वालों का काशी से काफ़ी लगाव रहता है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए 5,000 सब्सिडी, अगर आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है। अभी तक अगर आपने चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने पेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें जिनसे उन्हें प्रश्न के साथ उत्तर भी पता चल सके, उत्तर क्या है, कैसे हैं और उसके बाद कैसे प्रश्न आने वाले हैं। अगर आप परीक्षा दे कर आए हैं तो आप इसे स्वयं अपना आंसर की मिलाएं और उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो आपके साथ परीक्षा दे कर आएँ ताकि वो भी अपना उत्तर प्राप्त कर सकें। चलिए जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? इसका उत्तर आप देखते हैं, भारत ने किसके साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी यूके, सी इटली, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड किंगडम यूके आप यहाँ पर अगर लगाते हैं तो यूके के साथ ये जो है इस तरह के प्रोग्राम की घोषणा की गई है। हमारा जो है अगला प्रश्न है 50वां 50 नंबर का प्रश्न। आइए देखते हैं इसको। 50वां प्रश्न, कंपनी आगे ब्लैंक स्पेस है, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति, एड्स माने सहयोग जो सहायता की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। एड्स माने जो सहायक सामग्री होती है जो है, तो किस कंपनी ने इस तरह का समझौता किया है जो है IAF हेलीकॉप्टरों के लिए
एड्स की आपूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो एक कंपनी बनाई गई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस कंपनी ने समझौता किया हुआ है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं तो आपका उत्तर सही होता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि आप इसको कम समय में मिला पाएँ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर सीधे आप टिक करेंगे, कई बार बताया गया है इसको। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना प्रारंभ की है, महिलाओं के सम्मान में नारी को नमन योजना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाराणसी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वाराणसी सीट से ही सांसद हैं और यहीं से जो है उन्होंने 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया हुआ है। तो 52 का ए सही हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने की है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इंडियाज बूमिंग बिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, तो ये भारत से संबंधित रिपोर्ट है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो नीति आयोग इस तरह की रिपोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में जिसकी स्थापना होती है, इसने इसकी जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया हुआ है। तो इसका आप ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? कौन सी सरकार है? देखिए आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक स्थान पर आइए, एडमिशन लीजिए। एक ऐसा लर्निंग हब बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आपने कई बार करंट अफेयर में, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि आइए और कई फील्ड की आप ट्रेनिंग लीजिए और रोज़गार प्राप्त करके वहाँ से जाइए। बाकी क्या रोज़गार की स्थिति है ये तो आप जान ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। बाकी आप यूपी पेट परीक्षा देने गए होंगे, वहाँ की भीड़ को देखकर आपको रोजगार और बेरोजगार का अंदेशा लगा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, फिर भी आपका संघर्ष, आप परीक्षार्थियों के संघर्ष को देखकर हम टीचर भी एक बार जो है सलाम इस जज्बे को करते हैं कि बच्चे किस संघर्ष के साथ सेंटर पर पहुंच रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि सभी बच्चे एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। और सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सरकार भी उन्हें एक अच्छे पद पर नौकरी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, जिससे उनके माथे पर लगा हुआ बेरोजगारी का कलंक धुले और वो भी सम्मानपूर्वक समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से इसका प्रश्न अगर आपने सी लगाया है 54 का उत्तर प्रदेश, तो आपका सही होता है। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा दमन और दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो यहाँ पर सबसे छोटा दिए गए में से लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, जो है इस तरह से सबसे छोटा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी सही। 56वां, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या डी HDFC बैंक। तो कैंपस पावर को ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। चलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक।
हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न, भारत से कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है B5, C7, D6। आप देखते हैं 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, आइए देखते हैं 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? थोड़ा सा जो है ये प्रश्न कठिन हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं से प्रश्न पूछता है, वो भी ऐसे देशों से जो काफ़ी चर्चा में बहुत ही नहीं रहते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी एन, जॉल्टी, डॉलर। तो अगर इसका आपने ऑप्शन सी जॉल्टी टिक किया है तो सही उत्तर है जलॉटी। जलॉटी भी इसको पढ़ते हैं, जलॉटी। ऑप्शन नंबर डी डॉलर गलत है, एन गलत है, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं, सी जलॉटी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला हमारा 59 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा। पिछले जो है इसी शिफ्ट के पिछले में नौटंकी भी पूछी गई थी और इसमें कथक पूछ लिया, यूपी स्पेशल के दोनों नृत्य इसने पूछ लिया। तो कथक हमारा जो है लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? किसके पास है जो है लोकसभा के सत्र को स्थगित कर सकता है? निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? प्रश्न को थोड़ा सा आप इत्मीनान से पढ़ेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। राज्यसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा के पदेन सभापति लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता जैसा कि आप जानते हैं जो है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जो है यह लोकसभा को स्थगित कर सकता है, जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लोकसभा के साथ जो भी निर्णय है वो भारत का राष्ट्रपति लेता है। तो इस तरह की चीज़ें। चलिए हम अगले 60वां का, अगर आपने बी भारत का राष्ट्रपति सही सेलेक्ट किया है तो सही उत्तर है। 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में आपने सेलिब्रेट किया, आपको याद भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 23 मार्च, 10 सितंबर, 30 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर आपका सही उत्तर है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस, लाल बहादुर शास्त्री भी इसी दिन उनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62 नंबर का प्रश्न, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वास्को डिगामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़ राजस्थान, कोच्चिन केरल, कोयम्बटूर। तो वास्को डिगामा का मकबरा केरल के कोच्चिन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, कोच्चि केरल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, अगर आपको प्रश्नों का उत्तर आसानी से पता चल रहा हो तो कृपया आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग अपने प्रश्नों का उत्तर मिला लें। थॉमस कप के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट। तुरंत आपने इसका ऑप्शन लगाया होगा, मुझे पूरा विश्वास है बैडमिंटन से संबंधित एकदम सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64वां। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। बिना एक बार भी आगे पीछे देखे आप इसको सबसे जो है बी ऑप्शन जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अबुल पाकीज़ात जैनुलाब्दीन जो है कलाम, APJ अब्दुल कलाम को टिक करेंगे। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, भारत की आन बान शान जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का
अपेक्षित परिणाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम, इस बार आप जैसा कि देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को भी मिल रहा है, जो है किस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। इसमें ऑप्शन है ए सभी, बी समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समुद्र में बर्फ़ पिघलेगी और पानी की मात्रा बढ़ेगी, नदियों में बाढ़ आएगी तो समुद्र का स्तर भी बढ़ेगा। तटीय रेखा, जो तट की रेखा है वो भी ऊपर आ जाएगी, जब पानी बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी, तटीय रेखा में परिवर्तन। फसल में भी परिवर्तन, जब बरसात बिना टाइम की होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सभी, ए सही हो जाता है। अगर आपने 65 का ये लगाया तो आपका उत्तर सही है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए 66 से 70 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इस तरह से प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद को आपने पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक, इस तरह से हमारा उत्तर है। इस प्रश्न में खोजने का प्रयास करते हैं, जो है पढ़ने के बाद। प्रश्न नंबर 66, 66वां प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है। आजकल पढ़े लिखे, 66वें प्रश्न की तरफ आप देखते हैं पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? आजकल देख रहे होंगे ट्रेंड है पढ़े लिखे युवाओं का, अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में नौकरी करेंगे भैया तो ज़्यादा भौकाल रहेगा गाँव में। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, जो है तो अपने यहाँ भी रोजगार की क्या स्थिति है, बाहर तो जाएंगे ही, लेकिन फिर भी इनमें पैराग्राफ के हिसाब से आपको तर्क देना है, जो है पैराग्राफ के हिसाब से आपको तर्क देना है। आजकल पढ़े लिखे युवक विदेश क्यों जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने पास बुलाकर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से। बिल्कुल नहीं भैया, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप की गरीबी दूर करने और उनके बुढ़ापे के लिए सुख साधन जुटाने जाते हैं। ये भी आप नहीं सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अपने पड़ोसियों पर अपना रौब दिखाने के उद्देश्य से जाते हैं। रौब वाला तो एकदम तगड़े में दे रखा है, पड़ोसियों पर रौब तो बिल्कुल दिखाते, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से आपको चयन करना है। इस पर तनिक भी आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चयन करेंगे, अन्यथा आपको 1 नंबर घाटे में चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। हम पैराग्राफ में को पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करेंगे, हमने पैराग्राफ को पढ़कर सीधे आपको उत्तर बताया हुआ है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 66 का। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस प्रकार के व्यवहार से हमारे समाज हमारे साथ कैसे रह पा इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? माँ बाप का किस तरह का व्यवहार संतान को मजबूर करता है कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ें? हालांकि माँ बाप का ऐसा कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आपका जितना बचपन में बुरा व्यवहार रहता है जिसे माँ बाप झेलते हैं, वैसा उनका व्यवहार कतई नहीं रह सकता। फिर भी परीक्षा का प्रश्न, आइए हल करते हैं भावनाओं की तरफ कम जाते हुए। विदेश के पड़ोसियों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार करते होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, विदेश के पड़ोसियों के साथ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे। बच्चों से पैसे की मांग करते होंगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं, माँ बाप ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो उनकी बस इच्छा रहेगी बच्चे खुश रहें। बच्चों के खान पान पर एतराज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बचता है, जिसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चे, आजकल परिवार यहीं तक केंद्रित रह गया है कि रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज़ और कटाक्ष करते होंगे। एकदम हमारे समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कभी कभी हमारी परीक्षा तो लेता है, ये साथ में हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो ये पैराग्राफ मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा, बहुत ही संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं माँ बाप के प्रति, माँ बाप से संबंधित जो आज जो समाज में व्यवहार हो रहा है, काफ़ी जो है सेंसिटिव रवैया है, उसको आप देखेंगे तो फिलहाल आप उत्तर डी लगाते हैं तो सही होता है आपका। यहाँ पर जो है 67 का डी। 68 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 68वां प्रश्न हमारा है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है?
अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। हमने शुरू में ही कहा था कि आप अपने मन से कोई उत्तर नहीं चयन करेंगे, अनुच्छेद को पढ़े हैं तो अनुच्छेद में जो दिया है उसी हिसाब से करेंगे। अधूरे संस्कार ऑप्शन नंबर ए। बी, विदेश में जा बसे बच्चे। सी, बच्चों के माँ बाप। डी, बच्चों के मन में बचपन में माँ बाप द्वारा बोए गए सपने। हालांकि यहाँ पर सारे तर्क लगभग आपको दिख रहा होगा कि कोई कम सही कोई ज़्यादा सही, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से जो है विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाता है। विदेश में जाना अच्छी बात है, जाइए पढ़ाई करिए, आइए अपने समाज का, देश का, माँ बाप का नाम रोशन करिए, लेकिन अगर वहाँ परिवर्तन आ जाता है आपके व्यवहार में तो उसके लिए सबसे जो है प्रबल तर्क है अधूरे संस्कार। अगर आप ज़मीन से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं तो बिल्कुल आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे ही आप अपने देश की मिट्टी में आएंगे आप जो है यहाँ के होकर रह जाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर का। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि किसी से क्यों नहीं करते, किसी से क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे बच्चों की वजह से हमें क्या कष्ट है। अपने सारे आंसुओं के घूंट को माँ बाप पी जाते हैं, दुख दर्द को क्यों समाज में किसी से नहीं कहते हैं। उसका कारण ऑप्शन नंबर ए, गरीबी और अभावों के कारण। ऑप्शन नंबर बी, जग हंसाई से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के प्रति उपजी नाराजगी के कारण। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, पेपर वाले से नाराजी लिखे हैं, नाराजगी होना चाहिए। भाग्य और अपनी भवितव्यता का खेल समझकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि समाज में उनके बच्चों की जग हंसाई हो या उनके बच्चों की बेइज्जती हो, उनके बच्चों को लोग इंसल्ट करें। तो ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ के हिसाब से जग हंसाई से बचने के लिए माँ बाप अपने सारे दुख दर्द भुला देते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही मार्मिक पैराग्राफ रहा। अगला प्रश्न देखते हैं 70वां। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। ये तो बच्चों की शिकायत है। अब इन्हें कैसे पता चले हमारे लिए हमारे माँ बाप ने कितना एडजस्ट किया है, अपने सपनों को मार दिया है, आज हम उनसे कहते हैं कि आप एडजस्ट नहीं करते। चलिए देखते हैं। माता पिता का बिना बात का हठ और जिद, ऐसा कतई नहीं है। नए माहौल में, नए देश में बसने वाले बच्चे, पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने की इच्छुक माँ बाप, 2 पीढ़ियों का अंतराल। यहाँ पर एक शब्द जनरेशन गैप बार बार आपने अंग्रेजी में सुना होगा, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप यही है दोस्तों कि एक जनरेशन में अलग संस्कार होते हैं और दूसरे जनरेशन के संस्कार, संस्कृति और सभ्यता तमाम बदल जाते हैं। हमारे पिताजी किस तरह से पले बड़े, कैसे संस्कार में रहें, और आज हम लोग ऑनलाइन डिजिटल के ज़माने में कैसे संस्कार में हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने ऑप्शन नंबर डी, 2 पीढ़ियों का अंतराल चयन किया तो आपका सही उत्तर है। चलिए हम अपने अगला प्रश्न भी हमारा जो है अनुच्छेद से ही संबंधित है। अनुच्छेद 71 से 75 को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद हो जाता है पूरा। इसको आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसको देख लिया गया है और इसका उत्तर हम आपको दिखाते हैं, उत्तर समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए और अब टिक करिए कि कौन सा उत्तर आपने सही लगाया है, कौन सा गलत लगाया है। अपनी प्रश्न पुस्तिका में सही उत्तर को टिक करिए। आज के बुजुर्गों के लिए यहाँ पर जो है पहला 71 प्रश्न है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय में कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें। चलिए पैराग्राफ के हिसाब से आप उत्तर चयन करेंगे, अपने मन से नहीं। ऑप्शन नंबर ए, बुजुर्ग अपने हेकड़ी से भरे स्वभाव में बदलाव लाएं, ऐसा कतई नहीं है। बुजुर्ग अपनी जुबान पर संयम रखें। ऑप्शन नंबर सी, बुजुर्ग अगली पीढ़ी के सम्मान की अपेक्षा नहीं रखें। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न ही अपनी राय थोपें। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये सही। चलिए
हम इन प्रश्नों को आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, पैराग्राफ के हिसाब से आप हल कर पा रहे होंगे, कोई याद करने जैसे प्रश्न नहीं है, नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, जिनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं, जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं और माँ बाप समझदार नहीं, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है ये। चलिए, आपने डी लगाया तो आपका सही उत्तर है। 73 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ने और हल करने का प्रयास करेंगे। माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप इसको टिक लगा लीजिए, इसका उत्तर ये सही है। अन्य ऑप्शंस को पढ़कर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73 नंबर का प्रश्न ये था आपका। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? आप यहाँ पर देखेंगे वर्ष दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, बी 2011, सी 2012, डी 2013। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2012। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है। 78वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो यहाँ पर आप 78 का ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी 2014 सेलेक्ट किया है तो सही है। चलिए, 79 का देखते हैं। वर्ष 2001 की तुलना में किस राज्य में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इनमें से कोई नहीं, ए, सी, ई। अगर आपने यहाँ पे 79 का ई सेलेक्ट किया है, 79 का ए, जिला ए सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। ई गलत, ए सही है। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न, समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 68.79%, 72.31% या 88.54%, या इनमें से कोई नहीं? तो 88 वाला आप टिक करेंगे, 88.54%, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो ऊपर चलते हैं। टेबल 81 नंबर का आप देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसमें जो है 81 से 85 तक के प्रश्न हैं। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात कितना है? तो यहाँ पर इसको हल किया गया है, 59:80 का अनुपात है। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के आगे भी उत्तर आप प्राप्त करते रहेंगे। हर पाली के प्रश्नों का आपको विस्तृत उत्तर उपलब्ध कराया जाएगा। 82वां प्रश्न आपका है, कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हल करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आता है 64.17%, ये 71%, 64.71%। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 83 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंपनी टी द्वारा
अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% माइल्ड स्टील बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? 83 का। अगर आपने इसको हल किया है तो आपका उत्तर 144 आया होगा, 144 सही उत्तर। चलिए 84 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फरवरी में कंपनी पीएस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? इसका आपको अनुमानित बताना है। 120, 112, 116, 118। 118 अगर आपने टिक किया है तो आपका 118 सही उत्तर बनता है। ऑप्शन नंबर डी 118। ये 118। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? आप 85 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसका उत्तर 85 नंबर का प्रश्न है और 85 उत्तर है। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया है, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 86 से 90, 86 से 90 के लिए यहाँ पर जो है एक चार्ट दिया गया है। इस तरह से पाई चार्ट है। शिक्षा, अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास या आधारभूत संरचना, इनके बारे में दिया गया है। इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। आइए 86 नंबर का प्रश्न आप देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे 86 का, इस चार्ट से कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंटेज पर अधिक खर्च हुआ है? तो 86%। गजब का उत्तर मिल रहा है। 85 का प्रश्न का 85 उत्तर, 86 का 86। आप भी कहेंगे कि क्या खेल हो रहा है, लेकिन यही खेल है। आपने अगर इसका सी 86 से लगाया है तो सही है, लेकिन हमेशा ऐसा ना करें, इस तरह से समस्या हो जाएगी। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया? छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है? तो 12.78%। ऑप्शन नंबर ए जो है हल करके बताया गया है गणित वाले सर की तरफ से। 12.78 अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आपने 1 नंबर यहाँ पर सुरक्षापूर्वक प्राप्त कर लिया है। 88वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट पेपर होने को है, आप देख लीजिए। आपके जो भी सही हो रहे हैं उन्हें टिक करेंगे, गलत प्रश्नों को आप जो है बोला करते रहेंगे। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि आप यहाँ पर देखते हैं 1,80,00,000, 1,80,00,000 ही है हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितने अधिक है? यहाँ पर देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे प्रतिशत के आधार पर 1,80,00,000 से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी 2 लाख मिलेगा, जो कि सही उत्तर है। चलिए 89 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया जाता है? खेलों पर शिक्षा की तुलना में, हालांकि हमारे यहाँ तो खेलों पर बहुत खर्च किया जाता है, लेकिन यहाँ हमें पाई चार्ट के हिसाब से उत्तर सेलेक्ट करना है। जो है ऑप्शन नंबर सी 35% अगर आप टिक करते हैं तो आपका सही उत्तर आता है। 90, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है? तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए 75,50,000 निकल करके आता है। चलिए ए सही है 90 का। 91 से 95 तक के लिए नीचे यहाँ पर एक इस तरह का लाइन चार्ट दिया हुआ है, इसको आप अध्ययन करेंगे और इसके बाद इसका उत्तर आप प्राप्त करने का प्रयास किए होंगे परीक्षा में निश्चित तौर पर। आइए 2005 में 2 कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? ऑप्शन नंबर ए 26:34, 17:22, 45:68, 8:11। तो अगर आपने हल किया होगा इसको तो ये हमारे गणित वाले सर द्वारा बताया गया इसका सलूशन
जो है 45.68 उत्तर आ रहा है, टीम ने हल करके प्राप्त किया है 45.68। आप इसका उत्तर लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम बस हो गया 92 तक, गला एकदम जाम हो गया भैया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़, कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था, तो 2000 में कंपनी की आय क्या थी? इसको आप सॉल्व किए होंगे, तो हमारी टीम द्वारा उत्तर प्राप्त किया गया 260 करोड़। इसका सही उत्तर है डी, 260 करोड़। इसको जो है सही उत्तर इसका निकल करके आएगा। चलिए 94 का उत्तर आप मिला लीजिए दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक पेट के अभ्यर्थियों तक सही उत्तर माला पहुंच सके, ताकि वो अपने प्रश्नों को मिला करके जान सकें कि वो किस स्कोर तक हैं, कहाँ तक उनका अंक बन रहा है, कितने प्रश्न गलत और सही हो रहे हैं। या जो लोग पेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन्हें यह वीडियो भेजें, ताकि वो जान सके कि किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो वैसे प्रश्नों के हिसाब से अपने आप को मजबूती से प्रिपेयर करके जाए। 94वां प्रश्न देखिए। 94 प्रश्न है, 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था यदि लाभ बराबर आय माइनस व्यय? सूत्र बता दिए हैं, बहुत लग रहा है बहुत बड़ा सूत्र इन्होंने बता दिया है, हिंट दिए हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। आय माइनस व्यय कर देंगे तो हमें लाभ ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो है अगर आप इसको सॉल्व किए होगा आपने, तो ऑप्शन नंबर डी 102 करोड़ सही उत्तर आ रहा है। चलिए 94 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 95 जो है पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, पूरा जो है काफ़ी आपने धैर्यपूर्वक सुना। 2003 वर्ष 2003 95 वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय जो है रुपये 200 करोड़ था, और 2003 में कंपनी ए का आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, तो 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपका उत्तर आ रहा होगा 464, बिल्कुल सही उत्तर है बी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो है जजिया कर के बारे में इतिहास से संबंधित प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिए जरा से भी, इसमें आप जो है चूक नहीं करेंगे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। एक ही मुगल शासक थे जो जजिया कर हो या कोई कर हो जो हिंदू विरोधी थे, एकदम हिंदुओं पर लगाया हुआ कर जजिया कर था, आप जानते हैं। औरंगजेब, जिनके बाद लगभग मुगल काल का पतन भी होना शुरू हो गया, इन्होंने ही जजिया कर को फिर से लगाना शुरू किया। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 97 निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान, बैंकिंग और बीमा। तो आप जानते हैं कि रेल के विकास से हमारे देश में गति आती है। जब रेलवे जो है मुंबई से थाने के लिए चलाया जाता है पहला रेल, तो ये रेलवे जो है के विकास से ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अंग्रेजों का रेल में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 97 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 98। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या विष्णु शर्मा? तो पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। 99 में आइए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश जो है क्या दिया था, किस मुद्रा में, उसके बारे में दिया गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा में, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया। ये वही शिष्य थे जो उनके साथ तपस्या करने गए थे किंतु वापस चले आए। अतः गौतम बुद्ध को जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह पुनः सारनाथ में आकर इन शिष्यों से मिलते हैं और धम्म चक्र परिवर्तक मुद्रा में इन 5 शिष्यों को बैठाकर उपदेश देते हैं। जैसा कि बनारस में आपको जो है सारनाथ में ऐसा दृश्य आज भी मूर्ति वहाँ बनी हुई है, देखने को मिलेगा स्मारक। चलिए 99 प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी धम्म चक्र प्रवर्तन। 99 के बाद हम अपने 100 नंबर यानी अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे?
हरिसेन किसके दरबार में थे आप जानते हैं? हरिसेन ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त आप टिक किए हैं, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त ऑप्शन है बी सही है। समुद्रगुप्त में हरिसेन कवि थे। दोस्तों हमने आपको 100 प्रश्नों को सफलतापूर्वक पूरे प्रश्नों का उत्तर बताया, प्रश्नों को समझाया भी। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो, इस तरह से हम आपको कल भी अब आपको सारे जो भी परीक्षाएं होंगी उन प्रश्नों के उत्तर आपको समय से मिलेंगे, जिनको आप मिला पाएंगे, अपने अंक को जान पाएंगे आंसर की को। तो अगर आप पेट के अभ्यर्थी हैं तो आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अगर आपके परिवार में कोई पेट परीक्षा दे रहा है तो उस तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे हर बच्चे तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो अपने उत्तर की जाँच कर सके, या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वह जान सके कि किस प्रकार के प्रश्न पेट में पूछे जा रहे हैं या किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।